हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस से जुड़ा हुआ है और आज के इस टॉपिक में हम लोग 10 सितंबर से जुड़े हुए न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है इससे हमें डबल फायदे मिलेंगे। एक, सबसे पहला जो मेरा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उसका एनालिसिस नहीं छूटेगा। दूसरी बात, जो आपको करंट अफेयर के जो प्रश्न होंगे वो नहीं छूटेंगे। तो इन दोनों प्रश्नों का क्या होता है कि हमारे एग्जाम में काफी अहम योगदान होता है। तो आज जो है वो आपको 10 सितंबर है और 10 सितंबर को पूरी दुनिया में आपको वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस है इसको मनाने का उद्देश्य होता है कि आपको विश्व में जो आत्महत्या हो रही है उस आत्महत्या के प्रति लोगों को सचेत करना, आत्महत्या जो हो रही है उसे रोकने का प्रयास करना। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस जो मनाया जाता है वो आपको वर्ष 2003 से मनाया जाता है और इसको मनाने की जो शुरुआत किया था वो आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन ने किया था। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस है इसकी थीम वर्ष 2020 में क्या है, क्योंकि अब के जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको थीम भी पूछे जाते हैं। तो इसकी थीम है आत्महत्या की रोकथाम के लिए क्या है कि 7 काम करना है, यानी कि वर्ष 2020 के जो आत्महत्या रोकथाम दिवस है इसका जो थीम है वो क्या है, तो आत्महत्या को रोकने के लिए हम सबको क्या करना है, साथ में काम करना है। तो यहाँ से आप क्या सीखे, सबसे पहला प्रश्न कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 सितंबर को। इसे मनाने की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, 2003 में। इसको जो मनाने की शुरुआत की थी वह किस संस्था ने किया था, तो यह जो किया था आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन ने किया था। तो अब हम बात करते हैं आईपीएल में जो टीमें भाग ले रही है उसमें कितने टीमें भाग ले रही है इसके बारे में। तो आईपीएल का जो 13वां सीजन है वो आपको 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में वो आपको संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे और इस दौरान आईपीएल में आपको 8 टीमें जो होगी वह मैच खेलेगी। तो यह 8 टीमें कौन कौन है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसको याद रखना एकदम आसान है। अगर आपको भारत का मानचित्र याद है तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। तो उत्तर भारत में सबसे पहले आएगा तो आपको किंग्स 11 पंजाब, उसके बाद आपको दिल्ली कैपिटल्स, फिर आपको राजस्थान रॉयल्स, उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स, फिर आएंगे मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के बाद हम आएंगे नीचे तो हमें मिलेगा सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उसके बाद आपको सनराइजर्स हैदराबाद, फिर है आपको चेन्नई सुपर किंग्स। तो आईपीएल में ये 8 टीमें भाग ले रही है। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में क्या होता है कि आपको आईपीएल से जो जुड़े हुए कोच होते हैं, जो आईपीएल की जो टीम होती है उसके जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उसका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के जो कोच है वो कौन है। तो दिल्ली कैपिटल्स के जो कोच है वो आपको रिकी पॉन्टिंग है और रिकी पॉन्टिंग जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं। उसके बाद है आपको हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस के जो अभी कोच है वो आपको कौन है, तो मुंबई इंडियंस के जो कोच है वो आपको महिला जयवर्धने है और महिला जयवर्धने जो है वो आपको श्रीलंका के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज रह चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो अभी कोच है वो आपको ब्रेडन मैकुलम है और ब्रेडन मैकुलम का जो संबंध है वो आपको कहां से है, न्यूजीलैंड से है। अब आइए अब हम बात करते हैं साइमन कैटिच की। तो साइमन कैटिच जो है वो आपको आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कोच है। फिर आपको किंग्स 11 पंजाब के जो कोच है वो आपको अनिल कुंबले है। तो अनिल कुंबले और साइमन कैटिच जो है आपको आईपीएल के 13वें सीजन यानी कि 2020 में इसलिए चर्चा में क्योंकि यह दोनों जो है संयुक्त रूप से आपको सबसे महंगे कोच है आईपीएल में 2020 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सनराइज हैदराबाद। तो सनराइज हैदराबाद के जो अभी कोच है वो आपको बेलिस है यानी कि ट्रेवर बेलिस है। इसके बाद हम बात करते हैं आपको राजस्थान रॉयल्स की। तो राजस्थान रॉयल्स के जो अभी वर्तमान कोच है वो आपको एंड्रू मैकडोनाल्ड है। फिर है चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स के जो अभी वर्तमान कोच है
वो आपको स्टीफन फ्लेमिंग है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि आईपीएल के जो भी कोच हैं उस कोच का नाम आपको याद रखना है। और आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 2008 में हुई थी, ठीक है। और आईपीएल के जो पहले खिताब था उसका विजेता जो था वो आपको राजस्थान रॉयल्स था। वहीं 2009 में इसके जो विजेता था वो आपको डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद था। फिर है 2010 में इसके जो विजेता था वो आपको चेन्नई सुपर किंग्स था। 11 में भी चेन्नई सुपर किंग्स था। 12 में आपको कोलकाता नाइट राइडर्स था। 13 में जो था मुंबई इंडियंस। 14 में कोलकाता नाइट राइडर्स। 15 में जो था फिर से मुंबई इंडियंस। 16 में जो था सनराइजर्स हैदराबाद। 17 में फिर से मुंबई इंडियंस। 18 में आपको फिर से चेन्नई सुपर किंग्स। और उसके बाद 19 में जो था वो आपको मुंबई इंडियंस। तो इस प्रकार से आईपीएल के जो सबसे सफल टीम है वो आपको मुंबई इंडियंस है, जिनके नाम आपको 4 टाइटल है। वहीं आपको दूसरा जो सबसे सफल टीम है वो आपको चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसके नाम आपको क्या है, तो 3 टाइटल है। तो अब हम बात करते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर कोरिया जो था वो पहले क्या था कि आपको जापान का उपनिवेश था। यानी कि सीधे समझिए कि कोरिया जो कि पहले जापान का क्या था, उपनिवेश था। लेकिन जापान ने क्या किया था कि आपको वर्ष 1945 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को क्या कर दिया, आजाद कर दिया। इसके बाद उत्तर कोरिया ने क्या हुआ था कि अपना पहला गणतंत्र दिवस जो मनाया था वो आपको वर्ष 1948 में मनाया था। और उसकी जो 78वीं गणतंत्र दिवस मनाई गई है वो आपको वर्ष 2020 में मनाई गई है। इसीलिए आपको उत्तर कोरिया जो है ज्यादा चर्चा में है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया किसका उपनिवेश था। तो यह आपको जापान का उपनिवेश था। दोनों कब स्वतंत्र हुआ था, तो वह आपको 1945 में स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद है कि उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वह कहाँ है। तो उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो आपको प्योंग यांग है। वहीं आपको दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो आपको सियोल है। फिर कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो अलग करने वाली सीमा रेखा है उसका नाम है आपको 38 डिग्री समानांतर रेखा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आरक्षण के मुद्दा को लेकर, यानी कि रिजर्वेशन। तो अभी रिजर्वेशन को लेकर क्या है कि आपको काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। रीजन क्या है कि जो ओबीसी है, ठीक है, उसको भी आरक्षण प्राप्त है। एससी है उसको भी आरक्षण प्राप्त है। एसटी है उसको भी आरक्षण प्राप्त है। इसके अलावे जो सवर्ण है उसे भी क्या है, आरक्षण प्राप्त है। तो इस आरक्षण प्राप्त जो ओबीसी है इसमें भी कुछ ऐसे वर्ग है जिससे आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इसका क्या किया जाएगा, उपवर्गीकरण किया जाएगा। तो यहां पर हमें सबसे पहले जानना है कि आखिरकार ओबीसी आरक्षण क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपको मंडल आयोग से, ठीक है। तो मंडल आयोग का जो गठन हुआ था वर्ष 1978 में हुआ था। और इसको गठित किया था आपको केंद्र की पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी ने। और इसके जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई ने। तो मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल के नेतृत्व में क्या हुआ था कि मंडल आयोग का गठन वर्ष 1978 में हुआ था। इसके 2 वर्ष बाद 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो था वो आपको इंदिरा गांधी सरकार को सौंपा था, क्योंकि आपको जनता पार्टी की जो सरकार थी आंतरिक कलह के कारण 1979 में ही गिर गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ये जो मंडल आयोग की जो सिफारिश था उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। आगे चलकर क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हो जाती है तो उसके बाद उनका पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो राजीव गांधी का जब प्रधानमंत्री कार्यकाल समाप्त होता है उसके बाद जब चुनाव होती है तो उस चुनाव में क्या होता है कि आपको ओबीसी आरक्षण को लेकर ही क्या होता है कि चुनाव लड़ा जाता है। और इसका जो जबरदस्त फायदा मिलता है वो आपको बीपीसी सरकार को मिलती है, यानी बीपीसी को मिलता है। तो बीपीसी ने 1990 में मंडल आयोग को लागू किया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मंडल आयोग के सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था, तो वो आपको बीपीसी ने लागू किया था। और फिर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वह आपको बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, यानी कि बीपी मंडल थे। इन्हीं के नेतृत्व में आपको मंडल आयोग का गठन हुआ था। मंडल आयोग के सिफारिशों को क्या हुआ था कि आपको 1990 में बीपीसी सरकार के द्वारा लागू किया गया था। और इसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। तो अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि हाल फिलहाल इसमें क्या किया गया कि उपवर्गीकरण करने का विचार किया जा रहा है। तो यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए परंपरागत प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है कि सबसे पहला
जो आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1955 में काका साहब कालेकर की अध्यक्षता में। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ था वर्ष 1978 में आपको बीपी मंडल की अध्यक्षता में, और इसको जो गठित किया था मोरारजी देसाई की सरकार ने गठित किया था। मंडल आयोग का गठन 1978 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में इंदिरा गांधी सरकार को सौंपा था। इसके बाद 1990 में बीपीसी सरकार ने इसे लागू किया था और इसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। बात करते हैं हाल के जो करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसके बारे में। तो अभी हाल फिलहाल ही क्या हुआ था कि एससीओ देश के जो रक्षा मंत्री है उसकी बैठक जो हुई थी वो आपको मॉस्को में हुई थी, और अभी जो मॉस्को में बैठक चल रही है वो आपको एससीओ देश के विदेश मंत्रियों की चल रही है। तो हमारे यहाँ से हमारे जो विदेश मंत्री है आपको एस जयशंकर, उन्होंने एससीओ में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो अब हमें जानना है कि आखिरकार ये एससीओ जो है यह क्या है। तो यह आपको एशिया और यूरोप यानी कि यूरेशियाई देशों का यह क्या है कि आपको एक राजनीतिक, आर्थिक और एक सैनिक संगठन है। इस एससीओ की जो स्थापना हुई थी वो आपको 15 जून 2001 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो आपको बीजिंग में है। तो एससीओ का पूर्ण रूप सबसे पहले होता क्या है, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघाई सहयोग संगठन। इसका गठन आपको 15 जून 2001 को हुआ था और इसके अभी जो सदस्य देश है वो आपको 8 है। वो 8 देश कौन कौन है, तो इसमें आपको भारत है, ठीक है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, इसके अलावा आपको कजाकिस्तान है और आपको किर्गिस्तान है। तो इस प्रकार से एससीओ में जो सदस्य देशों की संख्या है वो आपको 8 है। तो एससीओ का क्या होता है कि समय समय पर इसके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इसके अलावा इसके जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनकी जो बैठक होती है आपस में चलती रहती है। तो भारत जो था और पाकिस्तान वो 2017 से पहले एससीओ का पर्यवेक्षक देश था, लेकिन 2017 में जो अस्ताना में एससीओ की जो समिट हुई थी उस समिट में भारत और पाकिस्तान को इसका पूर्ण सदस्य बना लिया गया। तो यहां से आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, जरा सा गौर कीजिएगा कि एससीओ का गठन कब हुआ था। तो 15 जून 2001 को एससीओ का मुख्यालय क्या है, बीजिंग में। एससीओ में जो भी सदस्य देश है वो आपको कितने हैं, 8 है। कौन कौन है, तो भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, इसके अलावा आपको तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। और ये जो देश हैं वो आपको एशिया और यूरोप के देश है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है यूरेशियाई देश, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक रूप से क्या करना है, एक दूसरे की सहायता करना। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं, और अभी हाल में अमेरिका में क्या है कि आपको चुनाव होने वाला भी है, यानी कि नवंबर में चुनाव जो होगा उसका पूर्ण रूप से संपन्न होगा। तो अभी जो वर्तमान अमेरिकन राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनको क्या हुआ है कि आपको नॉर्वे के संसद के एक सदस्य ने इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार देने के लिए सिफारिश की है। तो ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये आपको दिया कब से जाता है, तो सीधे जानिए कि नोबेल पुरस्कार जो है वो आपको वर्ष 1901 से दिया जाता है। और यह आपको पहले क्या होता था कि 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1969 से क्या होता है कि इसमें एक क्षेत्र बढ़ गया और वह क्षेत्र था आपको अर्थशास्त्र। तो कुल मिलाकर अभी जो नोबेल पुरस्कार है वो आपको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वह क्षेत्र कौन कौन है, तो देखिए, साहित्य हो गया, इसके अलावा शांति हो गया, चिकित्सा हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया और इसके अलावा अर्थशास्त्र। तो कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि अभी जो नोबेल पुरस्कार है वो आपको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा आपको सम्मान है, सबसे बड़ा जो है यह पुरस्कार है। तो वर्ष 2021 के लिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देने के लिए नॉर्वे की एक संसद ने क्या किया कि आपको सिफारिश किया है। इसलिए बात करेंगे पुर्तगाली खिलाड़ी जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इनका संबंध किस खेल से, तो इनका संबंध जो है वो आपको फुटबॉल से है। और यह भी हाल में इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोलों का शतक जो है वह पूरा किए हैं। तो अब तक अंतर्राष्ट्रीय मैच में गोल का शतक पूरा करने वाले मात्र 2 ही खिलाड़ी है। एक जो है आपको अली देई जो कि आपको ईरानी स्ट्राइकर थे, वहीं दूसरा जो है आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि आपको पुर्तगाली स्ट्राइकर है। अली देई के नाम 109 गोल है, वहीं आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास जो है वो आपको 101 गोल का अभी वर्तमान रिकॉर्ड है।